बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चली है, ये जंग सिर्फ इन तीन ममालिक तक महदूद नहीं है, ये पूरे खित्ते में फैल गई है। क्योंकि ईरान की जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं उन्होंने हिट किया है मिडल ईस्ट में दीगर ममालिक को जहां पर अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं। अब सवाल ये कि ये जंग कितनी लंबी हो सकती है, और अगर ये जंग ज्यादा तवालत इख्तियार करती है तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस पूरे रीजन पर। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर ईरानी बहरिया का एक जहाज IRIS डेना जो है वो भारत आया, भारतीय मेहमान था, और यहां से जब उसने वापसी का सफर शुरू किया तो इंडियन ओशन में उस पर अटैक किया गया। और अब ईरान में कुछ लोगों का ख्याल है कि समहाउ इंडिया ने फैसिलिटेट किया है अमेरिका को। इसमें कितनी हकीकत है? और अगर ईरान से जो मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब को जो मैंने सुना, उनके मुताबिक अगर ईरान को इस चीज का शुबा भी हुआ कि इसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट है तो ईरान बगैर किसी लम्हे के इंतजार के भारत पर हमला कर देगा। तो उसके बाद फिर माहौल क्या होगा, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है भारत से वीडियो लिंक पर कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब ने, सीनियर इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जय हिंद, नमस्कार। मेरे देश की होली आप सभी को मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा कर्नल साहब, सबसे पहले तो बात करें ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो जंग शुरू हुई, अब तो खैर वो पूरे खित्ते में फैल चुकी है। सऊदी अरब पर जो है वो ईरान की स्ट्राइक्स जारी हैं, UAE में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में। इस खित्ते में जहां जहां अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं वहां पर ईरान जो है वो उन बेसिस को हिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये जंग मुस्तकबिल करीब में इसके खात्मे का, सीज फायर होने का इम्कान है, या आपको ये लंबी खींची जाने वाली जंग जो है वो दिखाई दे रही है? अगर एक बिल्कुल अनसाइडेड व्यू लिया जाए और एक अच्छी वैल्यूएशन करी जाए तो ये बात जरी बड़ी सीधी निकल कर आएगी कि इस जंग को एक तरीके से यूएस ने थोपा है। हम्म। मुझे नहीं लगता कि देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, लेकिन वेल, यूएस की दादागिरी चल रही है तो चल रही है। कहाँ नहीं चल रही वो देखने वाली बात है। चाहे वो ग्रीनलैंड पर बात कर लीजिए, कनाडा पर बात कर लीजिए, वेनेजुएला पर बात कर लीजिए, दुनिया में कहीं भी बात कर लीजिए, दे आर एक्चुअली डिक्टेटिंग टर्म्स। और उसके तहत मुझे लगता है कि, और ये बात मैं अपनी बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो यूएस के सर्वेज जिनमें मैंने पार्ट लिया है डिस्कशंस में, आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज बताऊं। CNN का सर्वे कहता है कि 52% लोग यूएस के डिसअप्रूव करते हैं, हम्म। 39% जो हैं, 39% दे सपोर्ट। उसके अलावा एक और है रॉयटर्स का IPSO पोल, जिसमें बताया जा रहा है कि 42% मना करते हैं और 62% कहते हैं कि अगर यूएस की तरफ कैजुअलिटी होती है तो वो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप ओवरऑल देखें तो एक और ऐसा ही मॉर्निंग कंसल्टेशन का है जहां ये कहा जा रहा है कि 38% लोगों का व्यू है यूएस में कि इसका एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव होना चाहिए था, लड़ाई का नहीं। सो वहां से निकल बिल्कुल। कर आता है शायद आवाम साथ नहीं है। बड़ी बात कहूंगा कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को परसों क्लोज डोर मीटिंग में ब्रीफ किया गया था, और उसके जब वो लोग बाहर आए थे तो उसमें रिपब्लिकन्स का मेन कहना था कि हम ट्रंप से कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, बट वी वुड नॉट लाइक टू सपोर्ट दिस वन। डेमोक्रेट्स ने कहा कि बिकॉज ये हमारे देश को, इट मे सक इन द होल कंट्री फॉर अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो अगर आप सेनेट की भी बात करें, कांग्रेस की भी बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि वहीं पर अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। बट उनका ये भी कहना है कि जो चीजें उन्हें ब्रीफ करी गई उसमें ये निकल कर आया कि यूएस के पास शायद कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट। ये सरकारी तौर पर मैं बातें कर रहा हूं जो वहां पर है। अब आती है आपकी और हमारी बात। इंडिया में मेरा अपना आकलन ये कहता है कि ये लड़ाई यूएस और ईरान लॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि जितना लॉन्ग करेगा यूएस उतने ही और कंट्री इसके बीच में आएंगे। दैट मीन्स ज्यादा कंट्रीज ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। ईरान का अपना इंटरेस्ट है कि जितने ज्यादा कंट्रीज के ऊपर स्ट्राइक करेगा वो कंट्रीज यूएस के ऊपर जाकर प्रेशर डालेंगे कि जनाब इसको रोकिए, ये हमारे लोगों को क्यों आनी चाहिए। तो नहीं दोनों तो ही का ऐसे में एम। आपको आपको कौन, अगर जंग लंबी होती है जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि आपके नजदीक अमेरिका भी चाहता है कि जंग लंबी हो ताकि इस खत्ते में ईरान के दुश्मनों में इजाफा हो,
और ईरान ये चाहता है कि जंग लंबी हो ताकि जिन ममालिक भी स्ट्राइक करे वो अमेरिका को प्रेशराइज करें। आपके नजदीक कौन कामयाब होगा? जो ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक से जितना नुकसान मिडल ईस्ट में हो रहा है, तो वो ममालिक ट्रंप को प्रेशराइज करने में कामयाब होंगे, या नेतन्याहू कामयाब होंगे ट्रंप को मनाने में कि नहीं, लंबा खींचे और जो है वो ईरान के दुश्मनों में इजाफा करें? देखिए, नितिन याहू को अगर आप बीच में डालेंगे तो नितिन याहू का एम बड़ा सीधा है कि उसकी कंट्री के खिलाफ ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज का मैक्सिमम पॉसिबल डिग्रेडेशन हो और उनका अंत हो। तो इसलिए इजराइल इज नॉट इनटू द इकोनॉमिक वॉरफेयर एज फार एज, क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट यूएस करता है। अगर आप पिछले बार भी देखें तो एक जी। बहुत बड़ा अमाउंट यूएस ने उसके ऊपर खर्चा था। और अभी भी अगर मोटे तौर पर बात करें, खर्चे पानी की बात करें, आई थिंक नियरली $600 मिलियन सिर्फ तैयारी में लगे थे इस बार, एंड $779 मिलियन वॉज द एक्सपेंडिचर इन फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे में। अगर इसी स्पीड पर ये लड़ाई चलती हाँ जी, है, अब तो पहले और 100 घंटों के ऊपर भी रिपोर्ट आ गई ना, अमेरिकन मीडिया मैं ने मैं रिपोर्ट किया मैं है मैं कि उसी तक जा 3.7 रहा था। बिलियन डॉलर्स जो है वो पहले 100 घंटे में यस लगते हैं। यस यस। और इसको अगर मैं मोटे तौर पर मेरे इंडियन रुपीस के साथ करूं, ये वॉर अगर 1 महीने चलती है तो 19 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा ये पार करेगी, ऐसा समझा जाता है। अब आती है बात कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं। मुझे लगता है कि नीदर ईरान कैन अफोर्ड अ लॉन्ग वॉर हम्म। और ना ही यूएस कैन अफोर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यूएस की अपनी जो प्रॉब्लम है। जिस दिन आप देखेंगे कि बॉडी बैग बढ़ जाएंगे, आप उस दिन देखेंगे कि कांग्रेस और यूएस सब जगह एक तरह से तहकला मच जाएगा कि नहीं जनाब, रोकिए रोकिए रोकिए। इसलिए दे कैन नॉट अफोर्ड इट। पैसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। और इसी तरह मैंने कहा अफोर्ड, क्योंकि वर्ल्ड प्रेशर इतना ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लड़ाई तुम्हारी है और हॉर्मूज में मैं अटका हुआ हूं। सारी की सारी मेरी ऑयल पूरी दुनिया की एक टर्मोइल में आ रही है, जबकि अभी तक वो रोका नहीं है, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन ईरान का यही कहना बहुत है कि वी विल कंट्रोल दी हॉर्मोज। ये कंट्रोल वर्ड पे ही आप देख रहे हैं। एटलीस्ट मेरी कंट्री अफेक्टेड है। मेरे 27 शिप जो कंटेनर्स के साथ हैं वो अटके हुए हैं, या इधर को जाने हैं या उधर को जाने। सो इट अफेक्ट्स अस। और एवरी डे देयर इज अ मनी एडेड टू इट। इंश्योरेंस कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा चल पड़ी है। जो डॉकिंग करते थे जिन जिन पोर्ट्स पर ऑयल के लिए, वो डॉकिंग रिजर्वेशंस लोग ले नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि कहाँ एक लाइन लगती थी और कहाँ लोग घबरा रहे हैं इस समय कि कुछ भी हो सकता है। नहीं तो और फिर जिस इसमें तरह आपके से बड़ी नजदीक कौन 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 कामयाब कौन हो सकता है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर? अगर जंग तवील होती है तो फिर आपके नजदीक ईरान का जो इस वक्त ईरान की जो अप्रोच है, जिसमें वो मिडल ईस्ट के ममालिक को टारगेट कर रहा है, हार्मोज को कंट्रोल करने की बातें कर रहे हैं, इसमें वो ये चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज करने में जो है वो ज्यादा जो है वो उसमें कामयाब रह सकता है ईरान? प्रेशराइज जरूर कर सकता है, लेकिन एस्केलेशन का जो कंट्रोल है वो मुझे मेरे हिसाब से यूएस के पास है। क्योंकि मैं उसका प्रूफ देता हूं कि चलिए आपने खमैनी साहब का, आपकी दुश्मनी थी, आपने कह दिया वो मुझे मार देते वगैरह वगैरह, आपने चलिए उन्हें हटा दिया। उसके बाद अब आप बोलते हैं कि नहीं, उसके बाद मेरे को मिसाइल रिजाइम चेंज भी करना है। अच्छा चलिए रिजाइम चेंज, उसके बाद वो बोलते हैं न्यूक्लियर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा उसके बाद बोले आपका मिसाइल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आप बोलते हो कि खमैनी साहब का उत्तराधिकारी जो आएगा नेक्स्ट, वो मेरे चॉइस का होना चाहिए। ओ माय गॉड, आई डोंट लाइक हिम, ऐसा उनका कहना है ट्रम्प साहब का। वेल ट्रम्प साहब, देयर कैन बी मेनी पीपल हु कैन से वी डोंट लाइक यू, यूके डजंट लाइक यू, स्पेन डजंट लाइक यू, नेटो डजंट लाइक यू, यूरोपियन यूनियन डजंट लाइक यू। तो अब आप क्या हट जाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो एस्केलेशन कंट्रोल है, ये अनफॉर्चुनेटली यूएस के हाथ में है। वहां उनका पलड़ा थोड़ा भारी इसलिए है क्योंकि जहां जहां मैं देख रहा हूं वो एस्केलेट कर रहे हैं। अब उन्होंने वो जो डेना को मार दिया, तो डेना को मारने का मतलब है कि अब आपने इस लड़ाई को समुंदर में भी एस्केलेट कर दिया, वहां भी फैला दिया। अभी तक तो ये था कि चलिए आपके बेसिस वाली जगह पर थी, ईरान ने एस्केलेट कर दिया कि चलिए बेसिस तो ठीक है, उसने टर्की की तरफ मिसाइल डाल दिए जो कि नेटो कंट्री है। सो अपने आप में अगर आप देखें मोटे तौर पर, तो जहां यूके यूएस के साथ नहीं आ रहा था,
तो अब उसने बेसिस दे दिए और इसीलिए B2 बॉम्बर्स जो है वो डीगो ग्राशिया से उड़कर अपना काम कर रहे हैं, जो गलत काम है, जो भी। इवन फ्रांस जिसका कोई लेना देना नहीं, बट देवर फीलिंग थ्रेटन्ड, उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन में उतार दिया है, जो अगले 2 दिन में पोजीशन पर आ जाएगा। इसी तरह अगर जर्मनी को देखें, इन तीनों ने खुद पार्ट नहीं लिया है, लेकिन दे आर प्रिपेयर्ड टू फैसिलिटेट, वो यूएस की सो कॉल्ड स्ट्राइक्स को लेजिटिमाइज कर रहे हैं बाय सपोर्टिंग इट। सो आप देख बिल्कुल रहे ठीक। हैं जैसे जैसे बिल्कुल लड़ाई का दायरा बढ़ रहा है, वैसे जी। वैसे ये मेरा अनुमान है कि प्रेशर अब दोनों ही साइड के ऊपर आएगा। और कहीं ना कहीं मेरा अपना आकलन है कि जिस दिन चाइना और रशिया ने क्लियरली ईरान के साथ उतर गए, आप देखेंगे कि ये बड़ी जल्दी से लड़ाई रुकेगी और अपने नहीं, आप में चाइना और एक रशिया क्लियरली ईरान के साथ किस तरह उतर सकते हैं? वो कोई मिलिटरीली उसको कुछ सपोर्ट करें, अपने फौजी भेज दें, अपनी एयरफोर्स भेज दें, किस तरीके से चाइना और रशिया, या डिप्लोमेटिकली? डिप्लोमेटिकली उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। डिप्लोमेटिकली उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी कह दिया है, उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे दिए, ये सब बातें बिल्कुल ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कि क्या कर सकते हैं, तो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उस गलत एग्जांपल से हम सब समझ जाएंगे। ऐसा नहीं था कि यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडिया के खिलाफ था, लेकिन उसने अपना 7th फ्लीट मूव किया। ये जो सिस्टम्स है ना, ये सुपर पावर्स के हैं। अगर चाइना अपना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करे, रशिया कुछ अपनी मूवमेंट दिखाए, मैं नहीं कह रहा कि वो इन्वॉल्व होगा, बट एक वो स्टेप दिखाना पड़ेगा कि मिलिटरली वी आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट इसका ईरान। कोई चांस आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि इसका चांस एज फार एज रशिया इज कंसर्न, क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में अटका हुआ है, उसको बड़ी तकलीफ है। चाइना जरूर चाहेगा कि वेनेजुला या ईरान जैसी इंसिडेंसेस अगर होते हैं तो उसकी स्ट्राइक आज नहीं तो कल ताइवान के ऊपर लेजिटिमाइज हो सकती है, कि वो भी चाह रहा है कि किसी तरह उस देश को वो अपना बना ले, मान ले, जो भी कह लीजिए। सो अपने आप में इन दोनों कंट्रीज का आज के तारीख में जो इन्होंने स्टेप्स अभी तक दिखाए हैं करके, उसमें नहीं लग रहा कि वो उतर कर आएंगे। वो बिल्कुल ठीक है। क्लियरली दिखा रहा है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम दे सकते हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं, वेपन इक्विपमेंट चाइना बेच सकता है, लेकिन अपने आप में इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना अभी तक उन्होंने ऐसा इंडिकेशन नहीं दी। ठीक हो गया। अच्छा करण साहब, मुझे ही बताइएगा, आपने डेना का भी जिक्र किया कि अमेरिका ने डेना को टारगेट करके इस लड़ाई को समंदरों तक जो है वो उसको ले गया। मैं मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब को सुन रहा था, ईरान से जो है एक बड़े एनालिस्ट हैं। वो ये कह रहे थे कि ईरान में इस चीज का शुबा है कि भारत ने इसको फैसिलिटेट किया है, और अगर हमें इस चीज की कंफर्मेशन हो गई तो ईरान जो है वो बगैर किसी इंतजार के भारत के खिलाफ भी महाज खोल देगा। तो एक तो जब डेना को टारगेट किया गया इंडियन ओशन में, भारत की हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिसको कहा जा सके कि एटलीस्ट चले इन्होंने कंडेम किया है इस अटैक को। प्रोटेस्ट करना तो दूर की बात, उस तरीके से कंडेम भी स्ट्रांगली नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि ये गलत काम था भारतीय हुकूमत का? उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था? भारतीय मेहमान था वो जहाज, जो है वो 100 से ज्यादा सेलर्स जो उसमें मौजूद थे, 80 से ज्यादा, जब जो मैंने लास्ट रिपोर्ट पढ़ी, आई डोंट नो अब फिगर्स चेंज हो गए या नहीं, 80 से ज्यादा लोग जो उसमें शहीद हो चुके हैं। तो इसमें आप समझते हैं कि ये वाकईतन भारतीय हुकूमत को जो स्टांस लेना चाहिए था वो नहीं लिया उन्होंने? अगर हम इसको अगेन बिल्कुल प्रैक्टिकली जो बोलते हैं ना, लीगली इसको इवेलुएट करें, मिलन मिलन 2026 के लिए हमारे पास काफी कंट्रीज के जहाज आए थे, उसमें यूएस का भी जहाज आना था। यूएस ने लास्ट मिनट पर विड्रॉ कर लिया, और ईरान का ये जहाज जरूर देना हमारे यहाँ आया था। ये एक्सरसाइज 24 तारीख को खत्म हो गई थी। 24 तारीख के बाद इस जहाज का रवानगी हुई थी। उस रवानगी में वो दाएं गया बाएं गया वो बड़ा मैटर नहीं करता है, बट जो मैटर करता है लीगली, जिसको मैं बोल रहा हूं, वो स्ट्राइक जो है इंटरनेशनल वाटर्स में हुई। और वो इंटरनेशनल वाटर भी श्रीलंका से ज्यादा नजदीक थे, इंडिया से कम थे। मैं मानता हूं इंडियन ओशन, बट इंडियन ओशन डजंट मीन कि समथिंग लाइक चाइना, के चाइना बोले डेफिनेटली। चाइना सी जो है, चाइना सी है तो उसके जो 13 कंट्रीज उसके चारों तरफ हैं, वो उनका कोई हक नहीं है, मेरा ही सारा हक है। इंटरनेशनल वाटर्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये स्ट्राइक अपने आप में गलत है, वो बात अलग है, लेकिन इंडिया का इसके अंदर प्रोटेस्ट लाना शायद लेजिटिमेट नहीं होगा, क्योंकि वो मैरीटाइम, मेरी जो अपनी मैरीटाइम जो लिमिट्स हैं, ये उससे काफी दूर थी। अदरवाइज अगर ये बाई चांस उसमें होती तो यस, वी हैव अ मॉरल नहीं तो राइट, इसको वी कंडेम हैव तो अ किया जा मॉरल सकता था ना? ऑब्लिगेशन।
नहीं देखिए, अब कंडेम क्या क्या करेगा आप सोचिए। कंडेम तो फिर हमें ये भी करना चाहिए, वो 180 बच्चियां मर गई स्कूल में दो। कंडेम हम्म। तो हमें ये भी करना चाहिए जो इजराइल ने बोला हमारे 9 लोग मारे गए, बर्बरता हुई है उनके साथ ऐसा। ये देखिए, ये अपना अपना वो है स्टैंड करने का तरीका। बट एज ऑफ टुडे मुझे लगता है कि इंडिया का जो इस समय जो साइलेंस है, दैट साइलेंस इज इटसेल्फ गोल्ड। बिकॉज अभी तक अनफोल्ड होकर आ नहीं रहा कि दोनों तरफ में क्या है क्या नहीं। और इंडिया जैसी कंट्री जिसके दोनों ही देशों के साथ रिलेशन सो कॉल्ड अच्छे हैं, वो उनको खराब नहीं करना चाहेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग समटाइम्स साइलेंस इज गोल्ड। चलो करण साहब, मैंने तो और भी बड़ी बातें करनी थी, लेकिन आपके पास चूंकि वक्त कम है, जाते जाते आखिर में ये बताइएगा कि भारतीय एयरफोर्स का एक और त्यारा जो है वो कल तबाह हुआ है। और अब हम अगर ग्लोबली चेक करें तो सबसे ज्यादा हादसात का शिकार जो है वो भारतीय फिजाइया हुई है। उसमें जहाज भी सबसे ज्यादा भारतीय फिजाइया के गिरे, पायलट्स भी सबसे ज्यादा हलाक उन हादसात के नतीजे में भारतीय फिजाइया के हुए। क्या वजह है कि ये सारे एपिसोड्स जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स के साथ ही हो रहे हैं, और माजी करीब में एक के बाद एक, कभी तेजास हो, उसके बाद ये अब सुकूही, मतलब ये जहाज जो है क्यों इंडियन एयरफोर्स इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही और इन हादसात में इस तरह इजाफा होता जा रहा है। अभी भी आपके दो पायलट्स जो है, एक स्क्वाड लीडर और एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट, वो इस हादसे में हलाक हुए हैं। यस, ये दुख की बात है। पायलट कहीं का भी हो, कहीं पर भी किसी की जान जाए, वो दुख की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वो जोराहट है, और वो जोराहट असम में है। मैं जोराहट रह चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जोराहट के चारों तरफ जो छोटी पहाड़ियां हैं, बड़ी पहाड़ियां हैं, वो जो इलाका है, वहां पर लो क्लाउड्स होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता रहती है। और ज्यादातर फ्लाइट्स हम देखते हैं, इवन जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो काफी हद तक रीशेड्यूल होती हैं, कैंसिल भी होती हैं। अब आगे बात सुखोई की, जिस जहाज की हम बात बेसिकली कर रहे हैं। आपका कहना कि यस ज्यादा होता है, ये सीधी बात इसलिए ज्यादा होता है कि इंडियन एयरफोर्स ट्रेन्स मैक्सिमम। हमें हमारे लिए ट्रेनिंग अपने आप में करना इज एज गुड एज रिलीजन। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दूंगा, मैं हूं गनर। मेरे रेजिमेंट में 365 दिन ट्रेनिंग सुबेरे 8 बजे से लेके 12 बजे तक होती है, जिस दौरान सभी ऑफिसेज बंद होते हैं। पूरी की पूरी बटालियन और रेजिमेंट जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड में गन के ऊपर ट्रेनिंग कर रही होती है। अब इस वजह से कई बार मैं ये भी मान लूंगा कि वो हमारे गन से रिलेटेड भी, ट्रेनिंग रिलेटेड एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इसलिए एज फार एज नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज कंसर्न, मेरे यहाँ ये है कि कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं और कंसर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अपने आप में अगर हम ये देखें कि क्यों हुए हैं, तो उन सभी रीजंस की जब बारी आती है देखने की, उनको इवेलुएट करने की, तो जर्नली ये पाया गया है, जनरली। क्योंकि अगर सुखोई की भी बात कर ले कि देयर वाज सम एक्सीडेंटल इक्विपमेंट फेलियर, जिसके वजह से इस तरह की चीजें आई। ज्यादातर की बात कर रहा हूं, एक आध जगह ऐसा भी हुआ है जहां पर, अगर आपको याद हो कि हमारे बिपिन रावत साहब का जो एयरक्राफ्ट है, वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था, तो उसमें जो ग्रुप कैप्टन चौहान है, ऐसा समझा जाता था कि वो अव्वल दर्जे के हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी जो एक टेक्निकल या पायलट एरर कह सकते हैं, कि उन्हें वो दिख गया था कि आगे पूरा का पूरा बादल नीचे आए हुए हैं। उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं इसको पार कर लूंगा, क्योंकि वो उस जगह से रोजाना ऑपरेट करते थे, और वो जहाज जाकर अनफॉर्चुनेटली पहाड़ी में लग गया। तो इस तरह के रिस्क ऑब्लिक इस तरह के एक्सीडेंट होना बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स इज मच हायर। मेरा ये आंकलन है कि शायद उसके वजह से। बिल्कुल ठीक हो गया करण साहब। अभी चूंकि आपके पास टाइम कम है, आपसे इजाजत चाहेंगे, फिर किसी दिन आपके साथ बैठेंगे और इन मामलों के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।